तो हेलो दोस्तों। तो बहुधर्वी विश्व में भारत की क्या भूमिका है, आज हम इसको देखेंगे। तो आप इस मानचित्र को देख सकते हैं जिसमें भारत सेंटर में और लेफ्ट साइड में उत्तरी अमेरिका, उसके नीचे साउथ अमेरिका, उसके बाद अफ्रीका, फिर यूरोप। यूरोप के अंदर ये देख सकते हैं पूरा जो ग्रीन क्षेत्र दिख रहा है आपको, हरा क्षेत्र, वो रसिया है। और नीचे ये ऑस्ट्रेलिया और ये न्यूजीलैंड। सो इस मानचित्र को आप सर्वे ऑफ इंडिया से वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। ये स्केल्ड ड्राइंग है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्केल लिखा हुआ है। सो इस मानचित्र को आप एनालाइज कीजिए और जब भी आप पढ़िए इस मानचित्र को रिफर करके ही पढ़िए। आप इसको एक कलर प्रिंट आउट ले सकते हैं और जब भी मैं पढ़ाऊं तो इस मानचित्र को रिफर कीजिए। आप ध्यान से देखिए, क्योंकि हम एक बहुत बहुदूरवीय विश्व की बात कर रहे हैं, तो विश्व की जानकारी होना बहुत जरूरी है। और इसमें भारत की भूमिका क्या है, कैसे भारत अपनी एक अलग पहचान बना सकता है और अलग पहचान बना भी रहा है। जैसे आप जानते हैं 1947 के बाद एक भारत का विश्व के प्रति नजरिया रहा है और पूरे विश्व का भी भारत के प्रति एक अलग ही नजरिया है, जिसको हम लोग कह सकते हैं एक पहले इसको स्टार्ट मार्केटिंग के तौर पे हुआ। एक विश्व हमें एक बाजार के तौर पे देखता था, बट अब ये पूरा बदल चुका है। ये हमें एक अपॉर्चुनिटी की तरफ देखता है और भारत भी अपने को एक मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह इस विश्व में प्रोपोगेट करना चाह रहा है। तो हम देखते हैं कि कैसे यह स्टार्ट हुआ और इसकी जर्नी क्या है। इसको मैं समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये आपके पेपर 2 जीएस का भी पार्ट है, पेपर 1 का भी पार्ट है और पेपर 4 का भी पार्ट है। ये किसी में भी आपका एक डिटेल क्वेश्चंस में आ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। जैसे पेपर 2 में ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पैमाना इसके अंदर है, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध से डायरेक्ट रिलेशन है इसका। पेपर वन में ये आधुनिक भारत के इतिहास पे है, क्योंकि कैसे हम लोगों की विदेश नीति बदलती है, कैसे हम लोग अंग्रेजों से औपनिवेशिक विरासत हासिल करते हैं और कैसे हम उसको प्रोसीड करते हैं। ये पेपर 4 का भी बात है, क्योंकि वैश्विक न्याय और कूटनीति बहुत ही एक अलग ही तरीका है इस विश्व को देखने का, जिसमें नैतिकता की बहुत बहुत ही बड़ा रोल है। ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध कितना नैतिक है और कैसे नैतिकता के मूल्यों पर आधारित है, तो ये पेपर 4 का भी एक पार्ट हो जाता है। तो बहुत ध्रुवीय विश्व की संकल्पना क्या है बहुध्रुवीय विश्व। तो हम लोग जैसे बोल सकते हैं कि एक ध्रुवीय, द्विध्रुवीय भी होते हैं और बहुध्रुवीय। ये क्या होती है? तो एक ध्रुवीय हुआ है जहाँ पे विश्व पूरा पूरी एक ध्रुव पर आधारित है। जैसे पहले एक अमेरिका, वो विश्व का एक शक्तिशाली देश हुआ करता था, अभी भी है, बट वो उसका वर्चस्व धीरे धीरे कम होता रहा है। उसके बाद हम देखेंगे इसमें कि ये भारत की महत्वाकांक्षाएं क्या है और उसकी क्षमताएं क्या है, उस महत्वाकांक्षा को अपनाने की उसकी क्षमताएं क्या है। क्या भारत एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है? क्या उसकी अपनी एक रणनीतिक स्वायत्तता है जिसके आधार पर वो एक विश्व में अपनी पहचान बना सकता है? और कैसे यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर पावर, जिसको हम लोग बोलते हैं स्किल बेस्ड पावर, हमारे पास है, जो हम लोग को एक विदेशी आय का स्रोत भी है और यहाँ पे हम लोगों को जॉब भी प्रदान कर पा रहे हैं। तो बहुत बहुध्रुवीय विश्व की संकल्पना का एक
एक देखते हैं उसकी परिभाषा क्या बोल सकते हैं। तो बहुध्रुवीय विश्व एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है जिसमें शक्ति केवल एक या दो देशों के पास ना होकर कई देशों के पास होती है। जैसे कोई एक आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि गांव में सपोज एक सरपंच है और वो बहुत ही पावरफुल है, और एक जमींदार है जो बहुत ही पावरफुल है और उसकी सब बातें मानते हैं। बट आप सपोज कीजिए कि गांव में एक सरपंच और एक जमींदार ना हो करके बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जिसकी बातें सभी लोग मानते हैं। तो क्या होगा, जब भी निर्णय करना होगा तभी सरपंच या जमींदार सिर्फ वो निर्णय नहीं करेगा, बल्कि सारे बुजुर्ग लोगों को लेकर के उससे सजेशन लेकर के तभी वो निर्णय कर सकता है। उससे क्या होता है कि एक संतुलन बना होता है। तो वही इसके परिभाषा में भी है कि बहुध्रुवीय विश्व वह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है जिसमें शक्ति केवल एक या दो देशों के पास न होकर कई देशों या समूहों के बीच संतुलित रूप से बटी होती है। इसका अर्थ यह है कि वैश्विक निर्णय, नीतियां और प्रभाव केवल एक ही शक्ति केंद्र द्वारा नहीं बल्कि प्रमुख शक्तियों के सामूहिक प्रभाव से तय होती है। कि कोई एक देश निर्णय नहीं कर सकता कि विश्व में क्या होगा, बल्कि जितने भी शक्तिशाली देश हैं वो मिलकर बैठ करके एक निर्णय लेंगे कि ओके, कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। यदि कोई देश कुछ गलतियां करता है, यदि कोई देश किसी आतंकवादी संगठन को सपोर्ट करता है और कोई देश यदि एक अंतर्राष्ट्रीय बैलेंस को बिगाड़ने की चेष्टा करता है, तो कैसे हम लोग स्टेप्स क्या होने चाहिए ताकि हम इस विश्व के पीस को बरकरार रख सकें। तो जब हम एक ध्रुवीय व्यवस्था की बात करते हैं, क्योंकि हमें ये जानना जरूरी है, बहुध्रुवीय व्यवस्था के पहले एक ध्रुवीय व्यवस्था के बारे में जानना जरूरी है। क्या ये एक ध्रुवीय व्यवस्था है क्या, जिसको लेकर के हम लोग इतना पहले वरी थे और फिर हमने ध्रुवीय व्यवस्था की ओर प्रस्थान किया और हम लोग बहुध्रुवीय व्यवस्था को ही बेटर मानते हैं। तो जब एक वैश्विक शक्ति और नेतृत्व एक देश के पास ना होकर के बहुत देशों के पास हो तो वो बहुध्रुवीय है, जैसे हम लोग जानते हैं। बट यदि वो एक ही देश के पास हो फिर तो वो एक ध्रुवीय व्यवस्था हो जाती है। जैसे आप बोल सकते हैं कि 1991 के बाद जब हमारा शीत युद्ध खत्म हुआ, क्योंकि जैसे आप जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर के ये शीत युद्ध तक हमारे विश्व द्विध्रुव था। इसमें दो पोलर थे, एक था रूस और एक था अमेरिका। पर जैसे शीत युद्ध खत्म हुआ इसके दो ध्रुव हो गए, सॉरी इसका एक ध्रुव हो गया, वह है अमेरिका। तो ये 2008 तक चलता रहा, क्योंकि 2008 तक कोई भी ऐसा देश नहीं था जो अमेरिका से बोल सके कि नहीं, आपका फैसला सही नहीं है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जब एक ध्रुवी का आप बोल सकते हैं कि उसका प्रॉस और कॉन्स क्या है, मतलब उसके लाभ और हानि क्या है। तो उसमें क्या होता है कि सैन्य, आर्थिक और तकनीकी विशेषताएं एक देश के पास होती है। मीन्स कहने को तो वो संस्थाएं सभी देशों के लिए बनी है, बस उसको मॉनिटर करने वाला, उसको चलाने वाला एक देश होता है और वो अपना निर्णय सभी देशों पर थोपता जाता है। तो ये व्यवस्था जैसे आप बोल सकते हैं कि ये सही नहीं है। जैसे कि IMF क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, कि किसको कर्ज देना है, किस देश को किसके लिए देना है, वो उसके लिए क्या यूज करता है, ये IMF डिसाइड करता है। पर क्या होता था 2008 के पहले कि यह सिर्फ अमेरिका ही निर्णय करता था कि किसके पास कर्ज होना चाहिए और किसके पास नहीं। जैसे वर्ल्ड बैंक है, यूनाइटेड नेशंस है, यह पूरी अमेरिका के ऊपर में केंद्रित था। अब जैसे हम लोग बोल और डिस्कस कर चुके हैं, द्विध्रुवीय व्यवस्था जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और 1991 तक
वो बना रहा। अमेरिका एक पूंजीवादी देश और सोवियत संघ एक समाजवादी देश, दोनों के बीच एक शीत युद्ध चला और पूरा विश्व एक बाइपोलर द्विध्रुवीय व्यवस्था पे चला करता था। जैसे दोनों के बीच में बहुत सारी अंतरिक्ष प्रतियोगिताएं हुई कि कौन पहले चांद पर जा सकता है, कौन पहले अंतरिक्ष की खोज कर सकता है। दोनों के बीच बहुत सारी हथियारों की होड़ हुई, कौन ज्यादा हथियार बना सकता है, कौन ज्यादा अटैकिंग और विस्फोटक हथियार बना सकता है। दोनों के बीच में एक वैचारिक टकराव था, कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म का। उसके बाद सैन्य संगठन, नाटो, वार्सो पैक्ट, ये सारे देखने को हमें मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बहुध्रुवीय मल्टीपोलर व्यवस्था की बात करेंगे, जो हमारा विषय भी है। जब कोई देश या क्षेत्रीय समूह वैश्विक शक्ति केंद्र न बन जाए, कोई एक देश एक केंद्र नहीं है, बल्कि एक से ज्यादा या बोल सकते हैं दो से ज्यादा देशों के पास निर्णय लेने की बराबर भूमिका हो। जैसे वर्तमान स्थिति में अभी है अमेरिका, चीन, यूरोपीय संघ, रूस, भारत, जापान, ब्राजील। एक इनका एक अलग एक ग्रुप और बोल सकते हैं इस विश्व में इनकी एक पहचान है कि कोई भी निर्णय इनके बिना नहीं लिया जा सकता। जैसे आप जानते हैं कि सभी के पास सभी एक सुपर पावर है और सभी के पास एटम बम है और परमाणु, बोल सकते हैं परमाणु शक्ति देश है, शक्ति से परमाणु शक्ति से परिपूर्ण देश है। तो इससे क्या हमें लाभ और क्या हानि होती है? पहला तो है कि शक्ति का विकेंद्रीकरण होता है, जिसमें एक देश आपके ऊपर कोई निर्णय थोप नहीं सकता। दूसरा है कि इसके अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में सहयोग और प्रतिस्पर्धा का मिश्रण होता है कि कोई भी जब नीति बने, जैसे किसी देश को कर्ज देना हो या किसी देश के ऊपर में कोई एक रिस्ट्रिक्शन थोपना हो। जैसे कभी कभी क्या होता है कि यदि कोई देश किसी आतंकवादी संगठन को सपोर्ट करता है, तो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था जैसे IMF, UN, यूनाइटेड नेशंस और संयुक्त राष्ट्र संघ बोल सकते हैं उसको हिंदी में, उनकी प्रमुख भूमिका है कि वो एक रिस्ट्रिक्शन लगाए उस देश के ऊपर में, एक व्यापार के ऊपर में, उसके व्यापार को, ताकि उसकी आर्थिक उन्नति को रोका जाए, ताकि वो आतंकवादियों को प्रोत्साहन ना दे। तो उसमें क्या हो कि कोई एक देश निर्णय नहीं ले सकता, बल्कि एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज, जो शक्तिशाली कंट्रीज हैं, वो मिलकर निर्णय लेती हैं। जैसे क्या हुआ कि ये केवल एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज और एक कंट्री के ऊपर निर्भर नहीं करता। उसमें क्या होता है कि डिफरेंट संगठन भी सामने आते हैं, जैसे एशियान, अफ्रीकन यूनियन, ब्रिक्स, ये सारे कॉम्बिनेशंस हैं देशों के, जो हम लोग बाद में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें किसी एक देश का दबदबा नहीं होता और डिफरेंट दृष्टिकोण के संतुलन बना रहता है, बट इसमें कुछ हमारी चुनौतियां भी है। इसमें हमारे हितों का टकराव होता है। जैसे एक सोचिए दो पड़ोसी बहुत शक्तिशाली हैं, दो समान, तो उनके ऊपर में एक दूसरे ऊपर कोई निर्णय थोप नहीं सकता और सदा एक दूसरे के ऊपर में शायद लड़ाइयां ज्यादा हो सकती है, संभावना बनी रहती है। बट एक कमजोर हो और एक शक्तिशाली हो, तो उसमें क्या होता है कि एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के ऊपर में अपना निर्णय थोपता चला जाता है। ये अच्छा नहीं है, बट हमें एक बैलेंस बनाना पड़ता है। तो हम बता सकते हैं ये एक टाइमलाइन है, आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, अपने रूम में लगा सकते हैं कि कब से कब तक ये
विश्व एक यूनिपोलर रहा, एक ध्रुवीय रहा। कब से कब तक यह विश्व बाइपोलर हुआ, ध्रुवीय हुआ, और कब से हमारा ये पूरा विश्व बहुध्रुवीय हो गया। तो आप ये देख सकते हैं 1991 से 2008 मीन्स 91 से लेकर के 2008 तक, जब सोवियत संघ का पतन हो गया, जब उसके टुकड़े हो गए, तो अमेरिका का पूर्ण प्रधानता हो गया। तब वो यूनिपोलर, हमारा पूरा विश्व यूनिपोलर हो गया, जिसमें अमेरिका ने इराक युद्ध किया, अफगानिस्तान युद्ध हुआ, वैश्विक वित्तीय संस्थाओं पर प्रभाव पड़ा अमेरिका का। फिर 2008 से 2015 तक क्या हुआ कि आर्थिक मंदी हुई अमेरिका में, जिससे उसका कमजोर जो पकड़ एक था विश्व के ऊपर में, वो थोड़ा कमजोर हुआ। चीन की आर्थिक स्थिति एक उभार पर आई, वह एक फ्रंट रूप पे, एक विश्व पे एक अपनी छाप छोड़ने लगा। फिर रूस का एक आक्रामक रुख देखने को मिला जॉर्जिया और यूक्रेन की ओर, और भारत धीरे धीरे एक वैश्विक भूमिका निभाने लगा। 2015 के बाद क्या हुआ? चीन अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती देने लगा, जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। उसने एक रोड, जैसे आप बताए, इसके ऊपर हम लोग डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ये रोड इनिशिएटिव हमारे भारत के लिए और हमारे जो पड़ोसी हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, ये एक बहुत ही एक बर्निंग टॉपिक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स। रूस यूक्रेन संघर्ष हुआ, जैसे हम लोग देख चुके हैं कि रूस के एक आक्रामक रुख देखने को मिल रहा है। ब्रिक्स का विस्तार हुआ। ये ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना। ब्रिक जो एक उनका एक कॉम्बिनेशन है, उनका एक बोल सकते हैं एक संगठन है, वो कहलाता है ब्रिक्स। ब्रिक एस, ब्रिक्स में एस का ऐड बाद में होता है। एस साउथ अफ्रीका है और ब्रिक का विस्तार होता है। पहले ब्रिक होता है, जैसे ब्राजील, रसिया, इंडिया एंड चाइना का कॉम्बिनेशन। इसमें से अफ्रीका ने ज्वाइन किया और इसका विस्तार हुआ। G20 में भारत का नेतृत्व, G20 जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज 20 कंट्रीज है, उसमें भारत का एक प्रभुत्व धीरे धीरे उभार पे आया और पश्चिम एशिया में नया समीकरण बनना स्टार्ट हुआ। और फिर इस मानचित्र को देखते हैं और तो समझने को हम लोग कोशिश करते हैं कि कैसे एक विश्व एक यूनिपोलर और से बहुध्रुवीय की तरफ अग्रसर होता है। ये अमेरिका है जो पूरे विश्व के ऊपर में एक तरह से राज कर रहा था 2008 के पहले। उससे पहले देख सकते हैं ये पार्ट इंग्लैंड द्वितीय विश्व युद्ध के पहले ये पूरे विश्व पे राज करता था। अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और ये रूस दोनों के ऊपर में दोनों एक शीत युद्ध की तरफ जाते हैं। शीत युद्ध का मतलब है दो देश डायरेक्ट आमना सामने लड़ाई तो नहीं करते, बट एक प्रतिस्पर्धा बनी रहती है दोनों के बीच, जैसे सैनिक प्रतिस्पर्धा या फिर कुछ आविष्कार की प्रतिस्पर्धा, कुछ खोज की प्रतिस्पर्धा, अंतरिक्ष में जाने की प्रतिस्पर्धा। इसमें कुछ हमें लाभ भी देखने को मिलते हैं और कुछ हानियां भी। उसके बाद 1991 में क्या होता है, ये रूस टुकड़ों में बढ़ जाता है। फिर अमेरिका पूरे विश्व पे राज करता है। राज का मतलब उपनिवेश नहीं, बल्कि एक वर्चस्व।
वो अपने निर्णय किसी पर भी थोप सकता था और उसको चैलेंज करने के लिए कोई भी देश आगे आने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि उसके पास एक आर्थिक शक्ति के रूप में वो एक विश्व के ऊपर वर्चस्व था उसका। क्योंकि आप देखते हैं 2008 के बाद हमारा पड़ोसी चाइना इज येलो पार्ट है, उसके बाद एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरता है। भारत पूरे विश्व में एक अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है और अमेरिका को चैलेंज करता है कि आप इस विश्व में अकेले नहीं हैं जो सभी के ऊपर में शासन करें। हमें मिलकर निर्णय लेना होगा कि विश्व को क्या करना है, और हम ही निर्णय क्यों लें, वो देश खुद भी निर्णय ले सकता है कि उसे क्या करना चाहिए, और हमें एक उस देश को सजेशन देना चाहिए। हम अपने निर्णय उसके ऊपर थोप नहीं सकते। तो हम लोग देख सकते हैं कि जैसे हमने बताया है कि जब एक विश्व बहुत ध्रुवीय हो जाता है तो डिफरेंट बहुत टाइप की साझेदारियां होती हैं। क्यों साझेदारियां क्यों हुई? अमेरिका को कभी रोकने के लिए, कभी एक साझेदारी हुई दूसरी साझेदारी को रोकने के लिए, या बोल सकते हैं कि ये सिर्फ रोकने के लिए नहीं थी हर वक्त, बल्कि एक प्रोग्रेसिव साझेदारियां भी हुई किसी एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। जैसे ये 4 देशों की साझेदारी क्वाड, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो इनका एक कॉम्बो बना जिसका एक मोटो था। जैसे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा को बढ़ाना। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ये देश यूनिपोलर नहीं रहा, एक ध्रुव नहीं रहा, तभी अमेरिका भी डिफेंस साझेदारी के ऊपर में उतरा। जो देश एक शक्तिशाली देश की तरह और नेशन की तरह उभर रहे थे, उनके साथ अमेरिका ने साझेदारियां करना शुरू किया। जैसे आप देख सकते हैं भारत के साथ, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ अमेरिका ने एक साझेदारी की और उन्हें एक सुरक्षा और स्थिरता की गारंटी देने की कोशिश की इंडो पैसिफिक क्षेत्र में। और उसे एक डर था कि कोई उसके व्यापार को नुकसान ना हो, तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, क्योंकि ये सिर्फ एक देश की बात नहीं है, ये सिर्फ अमेरिका की बात नहीं कि वो एक व्यापार में स्वतंत्रता चाहता है, बल्कि सभी देश एक देश के साथ दूसरे देशों के साथ एक व्यापार करना चाहते हैं। तो समुद्री मार्गों में स्वतंत्रता होनी चाहिए। कोई एक देश बोल ना सके कि ये मेरा समुद्र है, इसकी तरफ आप जा नहीं सकते। और यदि कोई आपदा आ जाती है, जैसे सुनामी, भूकंप या कुछ ऐसी आपदा आती है, तो एक देश दूसरे देश को बिना हिचके सहायता कर सके। साइबर सुरक्षा हो, जैसे हम बता सकते हैं कि हमें पता है कि जैसे इंटरनेट की भूमिका अभी क्या है, और आप ये वीडियो इंटरनेट के थ्रू ही देख रहे हैं, बस इसकी सुरक्षा की जानकारी और गारंटी कौन देता है? सभी देशों को सामने आकर और मिल करके इसकी सुरक्षा गारंटी देनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात, वैक्सीन। वैक्सीन आपको पता है कि हम अभी 4-5 साल पहले ही कोरोना से गुजरे हैं और उसके त्रासदे हमें बहुत ही ताजा है। तो उसकी वैक्सीन पूरे भारत ने खुद से बनाई उसकी वैक्सीन, और उसने पूरे विश्व को मुहैया करवाया। तो ये कैसे हो पाया? क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी और व्यापार का स्वतंत्रता चाहिए, तभी हम लोग ज्ञान को एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र की ओर और कुछ भी आपूर्ति को हम लोग कंटिन्यू कर सकें। और जैसे मैंने बताया कि बहुध्रुवी में सिर्फ एक देश का वर्चस्व नहीं रहा है, इसमें बहुत से देश अपना वर्चस्व लेने के लिए आगे बढ़े हैं। उसमें चीन भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण देश रहा है, और
उसके प्रभाव को संतुलित करना बहुत ही जरूरी था, इवन हमारे लिए भी और अमेरिका जैसे देशों के लिए भी। तकनीकी और रक्षा सहयोग बढ़ाना, जैसे हमें पता है कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका तकनीकी क्षेत्र में आगे हैं, तो उनसे भारत ने एक सहयोग बढ़ाया और हमारी जो तकनीक है, जो भारत की एक अपना नॉलेज सिस्टम है, उसने भी अपना नॉलेज सिस्टम दूसरे के साथ शेयर करना स्टार्ट किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यदि ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि क्वाड में कौन कौन से देश हैं, उसकी भूमिका क्या है, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है। और इसका फुल नेम क्या है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसमें भारत है, अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। उद्देश्य हम डिस्कस कर चुके हैं, ये थोड़ा डिटेल में लिखा है पॉइंट वाइज, आप इसको पढ़ सकते हैं। हमने ये डिस्कस कर चुका। तकनीकी और रक्षा सहयोग बढ़ाना, किसके क्षेत्र में हमने ज्यादा सहयोग बढ़ाया है क्वाड के अंदर? वह है सेमीकंडक्टर में, ग्रीन एनर्जी में, डिफेंस में, और हम जैसे हमने डिस्कस किया कि 2004 में सुनामी आया, तो इसमें इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत और थाईलैंड, इसमें बहुत ही बड़ी तबाही हुई। इसमें हमें पता है कि कैसे इंडोनेशिया और श्रीलंका, खासकर श्रीलंका, इस सुनामी से कितनी त्रासदी हमें पता है। इवन हमारा दक्षिणी क्षेत्र तमिलनाडु कैसे इस सुनामी में आहत हुआ। तब भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जो क्वाड है, उसने मिलकर एक सुनामी कोर ग्रुप बनाया और राहत सामग्री को सभी जगह पहुंचाने के लिए एक आपदा प्रबंधन तकनीक का साझा किया और उसके थ्रू अपनी सामग्री सारे देशों में पहुंचाई। तो इसकी शुरुआत कब हुई? 2007 में। ये आपको इसको थोड़ा डिटेल जानने की जरूरत है। यदि आप इसको एक डिटेल में लिखना चाहते हैं एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर, तो आपको ये जानना जरूरी है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, किसने किया इसको शुरुआत, और उसकी उपयोगिता क्या है आज के मॉडर्न वर्ल्ड में। जैसे जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के कार्यकाल में पहली बार क्वाड का डायलॉग स्टार्ट हुआ। शिंजो आबे ने इसका प्रस्ताव पारित किया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया उसमें शामिल हुआ, बट ये थोड़ा सा कम प्रभावी था पहले। इसमें सिर्फ 2 देश थे, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इसका पुनर्जीवन फिर से 2017 में स्टार्ट होता है, जब अमेरिका, जापान और भारत इसको फिर से सक्रिय बनाते हैं, क्योंकि चीन का प्रभाव बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। उसमें उसको संतुलन करने के लिए हमें एक स्पेशल संयोग की आवश्यकता होती है, और उसमें अमेरिका बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड होता है, और एज ए भारत में पता है कि चीन को संतुलित करना कितना जरूरी है। दक्षिण चीनी सागर में चीन की आक्रामक गतिविधियां होती है, जिसमें अमेरिका और जापान, इंडिया सारे चिंतित होते हैं। नाउ बेल्ट एंड रोड इनोवेशन BRI, जो चीन का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, उसको संतुलन करना पड़ता है। और हिंद प्रशांत, इंडो पैसिफिक में सैन्य में उसकी उपस्थिति बढ़ जाती है। तो उसके सदस्य देश की क्या क्या भूमिका क्या है? जैसे भारत की भूमिका क्या है? भारत हिंद महासागर क्षेत्र में भौगोलिक लाभ, जैसे हिंद महासागर आपको पता है कि एक विस्तृत क्षेत्र है, उसमें, और उसके एक बहुत ही बड़ा व्यापारिक क्षेत्र है, तो उसमें भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और भारत की एक बड़ी नौसेना है जो इसको कंट्रोल करता है। और
भारत सदा से लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थक रहा है। जैसे आपको पता है कि भारत विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ये सदा लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन रहा है, करता रहा है। अमेरिका की अमेरिका का सहयोग क्या इन क्वाड में? एक सैन्य शक्ति है जो हमें पता है, इसका एक वैश्विक प्रभाव है और अपनी तकनीकी और रक्षा सहयोग देना है। जापान जापान की तकनीकी शक्तियां और महाशक्तियां, हमें पता है कि वो तकनीकी क्षेत्र में आगे, तो वो तकनीकी मुहैया कराता है। पूर्वी चीन सागर में सुरक्षा बढ़ाता है। ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी प्रशांत क्षेत्र में सामरिक स्थिति को बैलेंस करता है। ऊर्जा संसाधन मुहैया कराता है और इंडो पैसिफिक सुरक्षा नेटवर्क का एक हिस्सा है, क्योंकि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया देश के बाएं साइड में हिंद महासागर और दाएं साइड में पैसिफिक सागर, तो दोनों को बैलेंस करता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आर्थिक मार्ग जो हमारा समुद्री मार्ग वो खुला रहे, कोई देश उस पर रोक न लगाए, और अवैध जो फिशिंग है उस पर रोक लगाया जाए, और कोई पायरेसी न कर पाए। जैसे आपकी जो आपका एक बौद्धिक जो आपके पास संपदा है उसका कोई पायरेटेड वर्जन ना आ पाए। हम ये भी देख चुके हैं, आपके डिटेल आंसर के लिए ये सहयोगी है। मैं आपको नोट शेयर कर दूंगा, इसको आप डिटेल में पढ़ें। चीन के लिए इसका महत्व क्या है आपको पता है, जैसे हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं कि चीन एक एक उभरता हुआ आर्थिक एक वैश्विक पावर है, जिसको एक संतुलन करना भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमेरिका भारत को ड्रोन, जापान से हाई स्पीड रेल टेक्नोलॉजी और ऑस्ट्रेलिया से खनिज संसाधन उपलब्ध होता है, और भारत हिंद महासागर में अपनी नौसेना को बढ़ा सकता है। बहुत से इन चारों देशों ने महत्वपूर्ण पहल भी की है, जैसे मालाबार नेवल एक्सरसाइज इन्होंने किया है, जिसमें मल्टीनेशनल नेवी ड्रिल, सबमरीन ट्रेनिंग, एयर डिफेंस सिस्टम, एंटी पायरेसी ऑपरेशंस, ये सारे आते हैं। क्लाइमेट चेंज कोलैबोरेशन भी किया है, ग्रीन हाइड्रोजन, ऑफशोर विंड पावर, सोलर एनर्जी परियोजनाएं, और क्रिटिकल और इमरजेंसी टेक वर्किंग ग्रुप। चुनौतियां, हमें पता है कि अमेरिका हर वक्त अपनी आक्रामक रूप अपनाता है, और वो भारत और चीन के साथ एक संतुलन संबंध चाहता है। वो नहीं चाहता किसी एक तरफ झुके और उसको संबंध दूसरे के साथ खराब हो। और चीन की क्या प्रतिक्रिया है? ये चीन का कहना है कि एक एशियान नाटो है जो अपने एक सैन्य प्रभाव को इस क्षेत्र में बढ़ाना चाहता है, और एक क्वाड की मेन चुनौतियां है कि ये एक बैलेंस ग्रुप नहीं हो पा रहा है। जैसे किसी देश की सैन्य क्षमता आपको पता है कि कुछ ज्यादा है, तो दूसरे देश के ऊपर वो एक दबाव बनाना चाहता है। तो आज इसको यहाँ खत्म करते हैं। दूसरे ग्रुप के बारे में हम लोग एक डिटेल स्टडी करेंगे इसके बाद।